नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसी कहानी का विश्लेषण करने वाला हूं जो शायद आपको जानी पहचानी लगे, लेकिन जो बातें आज हम डिस्कस करेंगे वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। रतन टाटा जी की वो कहानी जो बड़ी बड़ी हेडलाइंस में नहीं आई, जो मशहूर साक्षात्कारों में नहीं बताई गई, जो सिर्फ उनके बेहद करीबी लोग ही जानते थे। 28 करोड़ लोग उस रात रोए थे, सिर्फ इसलिए नहीं कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन चला गया, बल्कि इसलिए कि एक बेहद अच्छा इंसान चला गया। क्या आप जानते हैं कि 4 बार उनके दिल में किसी के लिए प्यार आया और चारों बार किस्मत ने साथ नहीं दिया। उन्होंने कभी भी खुद को सिर्फ एक व्यापारी नहीं माना। आज की ये चर्चा उनके लिए एक भावुक श्रद्धांजलि है और हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। अध्याय 1, बचपन का दर्द। 1937, मुंबई। जब भी टाटा नाम हमारे कानों में पड़ता है ना, तो अक्सर ऐसा लगता है कि इनके जीवन में सब कुछ कितना आसान और शानदार रहा होगा। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे की असलियत बहुत अलग थी। एक छोटा सा बच्चा था, रतन। जब वो सिर्फ 10 साल के थे, 1948 में उनके माता पिता अलग हो गए। अब उस दौर में, उस समाज में तलाक कोई आम बात तो थी नहीं। स्कूल में उन्हें और उनके छोटे भाई जिमी को इस बात के लिए बहुत ताने सुनने पड़े, बहुत असहजता का सामना करना पड़ा। और इस भयानक मानसिक उथल-पुथल के बीच उनकी परवरिश उनकी दादी लेडी नवाज़बाई टाटा ने की। उनकी दादी उनकी सबसे बड़ी ढाल बनी, उनकी सबसे बड़ी ताकत। रतन टाटा जी ने खुद एक बार कहा था कि हमारी दादी ने हमें हर कीमत पर अपनी गरिमा बनाए रखना सिखाया। और दोस्तों, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये एक ऐसा मूल्य था जिसने जीवन भर उनका मार्गदर्शन किया। बचपन के उस गहरे दर्द ने उन्हें कड़वा इंसान नहीं बनाया, बल्कि उन्हें हमेशा शांत और शालीन रहना सिखाया। अध्याय 2, अधूरी प्रेम कहानी। अब एक सवाल मन में आता है, एक ऐसा महान इंसान जिसके पास दुनिया की हर कामयाबी थी, वो प्यार के मामले में अकेला क्यों रह गया? क्या वो वाकई कभी शादी के करीब पहुंचे थे? जवाब है हाँ। उन्होंने एक बार खुद ये स्वीकार किया था कि वो अपनी जिंदगी में 4 बार शादी के बेहद करीब पहुंच गए थे, लेकिन हर बार कभी किसी डर तो कभी विपरीत परिस्थितियों के कारण उन्हें अपने कदम पीछे खींचने पड़े। पर इनमें से जो पहला अनुभव था ना, वो सबसे ज्यादा दिल छू लेने वाला था। ये बात है 1960 के दशक की। वो अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक बहुत ही खुशहाल और आज़ाद जिंदगी जी रहे थे। उनके पास अपनी खुद की कार थी, एक आर्किटेक्ट के रूप में अच्छी खासी नौकरी थी, और सबसे बड़ी बात, वो सच्चे प्यार में थे। वो शादी करने ही वाले थे और अमेरिका में ही बसने का पूरा मन बना चुके थे। लेकिन तभी अचानक भारत से खबर आई कि उनकी दादी बहुत ज्यादा बीमार हैं। बिना कुछ सोचे वो अपनी दादी के लिए तुरंत भारत लौट आए। उन्हें लगा था कि जिससे वो प्यार करते हैं वो भी उनके पीछे पीछे भारत आ जाएगी। लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध की वजह से उस लड़की के माता पिता ने अपनी बेटी को उस तनाव भरे माहौल में भारत भेजने से साफ मना कर दिया। यहीं पर एक ऐसा वाक्य आता है जो उनके गहरे त्याग को दिखाता है। उन्होंने बताया था कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी दादी के लिए ही वापस भारत आए थे, वरना शायद कभी ना लौटते। जरा उस त्याग को महसूस कीजिए। उन्होंने अपनी दादी के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने के लिए अपना सच्चा प्यार, अपनी आज़ादी और अमेरिका की अपनी पूरी सेटल जिंदगी पीछे छोड़ दी। अध्याय 3, सादगी और महानता। जिंदगी के इन शुरुआती चुनौतियों और दिल टूटने वाली घटनाओं ने उन्हें कभी अहंकारी नहीं बनाया, बल्कि उन्हें एक असाधारण रूप से सरल इंसान बना दिया। अब सोचिए, भारत के सबसे बड़े उद्योगपति की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? ये जानकर कोई भी हैरान रह जाएगा। वो मुंबई के कोलाबा में सिर्फ शॉर्ट्स और टी-शर्ट पहनकर अपने कुत्तों को घुमाने निकल जाते थे। रास्ते में जो भी स्थानीय स्कूली बच्चे मिलते, उनसे रुककर बातें करते थे। इतनी अथाह संपत्ति होने के बावजूद वो एक बहुत ही साधारण 4 बेडरूम वाले घर में रहते थे। कई बार तो अपनी गाड़ी में पीछे शांत से बैठने के बजाय वो ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठना पसंद करते थे। और घर पर अगर कोई साधारण मेहमान भी आ जाए तो खुद अपने हाथों से चाय परोसते थे। आज की कॉर्पोरेट दुनिया का सच क्या है? इंसान जितनी ऊंचाई पर पहुंचता है, वो आम लोगों से उतना ही कट जाता है। लेकिन रतन टाटा जी इस दुनिया में अपनी शांत और शालीन गरिमा के लिए जाने गए। वो अपने घरेलू स्टाफ और उनके बच्चों के साथ एक ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते थे। ये कोई पीआर स्टंट या दिखावा नहीं था, ये उनका असली चरित्र था, उनकी इंसानियत थी। अध्याय 4, बेजुबानों के मसीहा। अब हम उनकी जिंदगी के उस अनूठे पहलू पर आते हैं जो यकीनन उनकी सबसे बड़ी विरासत है, बेजुबानों के प्रति उनका निस्वार्थ प्यार। देखिए, इंसानों के प्रति दयालु होना एक बात है, लेकिन उन जीवों के प्रति ऐसा गहरा प्यार दिखाना जो अपना दर्द बोलकर नहीं बता सकते, ये उन्हें सही मायनों में एक मसीहा बनाता है। क्या आपने कभी किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के मुख्यालय में आवारा कुत्तों को बेफिक्र होकर घूमते देखा है? शायद नहीं।
लेकिन टाटा ग्रुप के 100 साल पुराने मुख्यालय बॉम्बे हाउस में बिल्कुल ऐसा ही नज़ारा दिखता है। रतन टाटा जी के सख्त निर्देश थे कि बारिश हो या धूप, अगर कोई भी आवारा कुत्ता इमारत में आसरा लेना चाहे तो उसे बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी एक्सेस कार्ड के अंदर आने दिया जाए। 2018 में जब इस ऐतिहासिक इमारत का रेनोवेशन हुआ ना, तो इन बेजुबानों के लिए ग्राउंड फ्लोर पर एक खास कमरा बनवाया गया। और ये कोई मामूली कमरा नहीं है। इस कमरे में बाकायदा क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम लगा है। नहलाने के लिए एक अलग जगह है जहां एक अटेंडेंट हमेशा मौजूद रहता है, और तो और उनके आराम से सोने के लिए खास बंक बेड्स भी लगाए गए हैं। बेजुबानों को ऐसा शाही सम्मान सिर्फ वही इंसान दे सकता है जिसके सीने में एक बेहद नर्म और सच्चा दिल धड़कता हो। उनके इस प्यार की गहराई को समझने के लिए ये एक घटना काफ़ी है। 2018 की बात है। उन्हें लंदन के बकिंगम पैलेस में प्रिंस चार्ल्स, जो कि अब किंग चार्ल्स हैं, उनके हाथों एक बहुत बड़ा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलने वाला था। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं, लेकिन बिल्कुल आखिरी मौके पर उन्होंने अपनी लंदन यात्रा रद्द कर दी। आप वजह सोच सकते हैं, उनका प्यारा पालतू कुत्ता बहुत बीमार हो गया था। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि मैं उसे इस हालत में छोड़कर नहीं आ सकता। जब किंग चार्ल्स को यह बात पता चली तो उन्होंने भी पूरे सम्मान से कहा था कि यही वो बात है जो रतन टाटा को इतना महान इंसान बनाती है। इसी दयालुता की एक और खूबसूरत मिसाल है गोवा की कहानी। गोवा एक आवारा पिल्ला था जो गोवा शहर में ही उनके एक सहकर्मी की कार में चढ़ गया और सीधा मुंबई आ गया। तब से लेकर आज तक वो कुत्ता बॉम्बे हाउस का एक स्थायी और सबका लाडला सदस्य बन गया। ये सिर्फ एक कहानी भर नहीं है, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि उनके दिल में हर बेआसरा जीव के लिए कितनी ज्यादा जगह थी। अध्याय 5, एक अमर विरासत। अब हम इस विश्लेषण के अंतिम और सबसे प्रभावशाली हिस्से की ओर बढ़ते हैं। एक ऐसी अमर विरासत जिसने उनके एक निजी दर्द को, एक व्यक्तिगत त्रासदी को पूरे देश के लिए एक बहुत बड़े उपहार में बदल दिया। कई साल पहले की बात है, उनका अपना कुत्ता बहुत बीमार था। उसके जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए उन्हें उसे अमेरिका के मिनेसोटा ले जाना पड़ा, लेकिन वहां पहुंचने में देरी हो गई। इलाज सही समय पर नहीं हो पाया और उस जानवर के पैर का जॉइंट हमेशा के लिए एक ही पोजीशन में फ्रीज हो गया। इस बेबसी ने उन्हें अंदर तक तोड़ कर रख दिया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 2012 में रिटायर होने के बाद जब उन्हें थोड़ा समय मिला तो उन्होंने एक बहुत बड़ा सपना बुना, और उसी सपने का नतीजा था कि जुलाई 2024 में उन्होंने मुंबई में एक वर्ल्ड क्लास एनिमल हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। 165 करोड़ रुपए। जी हाँ, और ये कोई बिजनेस इन्वेस्टमेंट या प्रॉफिट कमाने का जरिया नहीं था। ये पूरी तरह से एक परोपकारी कदम था। ये स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल 98,000 स्क्वायर फीट में फैला है और 24 घंटे खुला रहता है। यहाँ जानवरों के लिए आईसीयू, सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी बिल्कुल वैसी ही अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं जो इंसानों के अस्पतालों में होती हैं। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि भारत में किसी को भी अपने प्यारे जानवर के इलाज के लिए वो दर्द और बेबसी ना सहनी पड़े जो उन्होंने खुद अपनी जिंदगी में सही थी। तो दोस्तों, अब हम इस चर्चा के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। इंसान की विरासत या लेगेसी वो नहीं होती जो बैंक बैलेंस वो इकट्ठा करता है। असली विरासत तो वो करुणा और दया है जो वो इस दुनिया में बांटता है। रतन टाटा जी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी दयालुता हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेगी। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक सवाल हम सभी के सोचने के लिए है, हम अपने पीछे कैसी विरासत छोड़कर जाएंगे? इस बारे में विचार जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।